हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो सीरीज चल रहा है उसका 7th पार्ट है। तो बेसिकली इस पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि रिजोल्यूशंस के बारे में जानेंगे। रिजोल्यूशंस होते क्या हैं, कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, कितने टाइप के रिजोल्यूशंस होते हैं और उनसे जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसके बाद हम देखेंगे यूथ पार्लियामेंट के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। एंड उसके बाद हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट देखेंगे, यानी कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में, एक बिल इंट्रोड्यूस करके उसको कैसे लॉ बनाया जाता है, उसके पूरा एंटायर प्रोसेस डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में जानेंगे और स्पेशली जो फाइनली एंड में है वो आज हम ऑर्डिनरी बिल्स के ऊपर बेस्ड करके पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी वीडियो। पहले देखते हैं रिजोल्यूशंस के बारे में। रिजोल्यूशंस होते क्या हैं? ओके, रिजोल्यूशंस की अगर हम बात करें, द मेंबर्स कैन मूव रिजोल्यूशंस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और द गवर्नमेंट टू मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी हाउस में। ओके, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, द डिस्कशन टू ए रिजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रिलेवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ द रिजोल्यूशन, यानी कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर मैटर के ऊपर रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसी मैटर के ऊपर ही डिस्कशंस होंगे। ओके, उससे रिलेटेड या फिर उससे बाहर कोई भी डिस्कशन नहीं होता। तो ये रिजोल्यूशंस का एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। ओके, नेक्स्ट, A member who has moved a resolution or amendment to a resolution cannot withdraw the say except by the leave of the house, यानी कि अगर कोई मेंबर रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है या फिर एक रिजोल्यूशन को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए कोई दूसरा रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है, तो फिर वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकते तब तक जब तक कि वो हाउस के जो लीव नहीं ले लेते। ओके, एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। ओके, उसी दौरान ही उसे विड्रॉ किया जा सकता है या फिर एंड हो सकता है, उससे पहले वो विड्रॉ नहीं कर सकते उस रिजोल्यूशन को। ओके, आगे देखते हैं। जो हमारे रिजोल्यूशंस होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं इनसे जुड़े क्या क्या सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला जो है वो है प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन। जैसे कि नाम से पता चला कि प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस किए होंगे, तो प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो मेंबर की मिनिस्टर्स नहीं होते। ओके, जनरली जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो अदर देन मिनिस्टर्स होते हैं, अगर वो मेंबर्स कोई बिल, कोई रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसे हम प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन कहा जाएगा। तो इट इज डिस्कस्ड ओनली ऑन अल्टरनेट फ्राइडेज एंड इन द आफ्टरनून सिटिंग्स। तो ये जो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशंस होंगे इन्हें सिर्फ अल्टरनेट फ्राइडेज में और आफ्टरनून सिटिंग्स में ही डिस्कशन किए जाएंगे। ओके, अल्टरनेट फ्राइडेज की आफ्टरनून सिटिंग्स में, याद रखिए। नेक्स्ट, दूसरा जो है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। बेसिकली एज द नेम सजेस्ट इट इज मूव्ड बाय मिनिस्टर्स। कोई अगर एक मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहेंगे। एंड इट कैन बी टेकन ऑफ एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, यानी कि कोई भी दिन, यानी मंडे से लेकर थर्सडे के अंदर कोई भी दिन इससे डिस्कशन किया जा सकता है। ओके, फाइनली जो तीसरा है वो है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, और इट कैन बी मूव्ड आइदर बाय अ प्राइवेट मेंबर और ए मिनिस्टर। ये एक प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो इट इज सो कॉल्ड बिकॉज ये जो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, इसे क्यों कहा जाता है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, जिसके बारे में जानते हैं। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज टेबल्ड इन परसुएंस ऑफ ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ये जो होता है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है? कोई एक प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन या फिर कोई एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड रहता है, तो इसलिए उसे स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन कहा जाता है। ओके, और ये जो रिजोल्यूशन होता है ये कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मे बी मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर। ओके, आगे देखते हैं। ये एक डिफरेंस है फ्रेंड्स, बेसिक डिफरेंस रिगार्डिंग रिजोल्यूशंस और मोशंस। लास्ट क्लास में हमने मोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था, तो उससे एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, क्या डिफरेंस होती है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजोल्यूशंस एंड मोशंस। ओके, देखते हैं। तो अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें, ऑल रिजोल्यूशंस कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसिव मोशंस, यानी कि सारे जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो सब्सटेंसिव मोशंस के अंडर आते हैं। ओके, हमने 3 टाइप के मोशंस पढ़े थे। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी किया है। तो जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो पर्टिकुलर सब्सटेंसिव मोशंस के अंडर आते हैं, बट ऑल मोशंस डिड नॉट बी सब्सटेंसिव बिकॉज मोशंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, इसलिए जरूरी नहीं कि हर मोशन सब्सटेंसिव ही हो। ओके, दूसरा अगर डिफरेंस देखें, ऑल रेजोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन। सारे रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होना जरूरी होता है, बट सारे मोशंस के ऊपर वोटिंग होना इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशंस एंड मोशंस। ओके, आगे देखते हैं यूथ पार्लियामेंट। तो ये यूथ पार्लियामेंट होता क्या है, इसके बारे में एक थोड़ा सा कुछ ब्रीफ पॉइंट्स देख लेते हैं। द स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 4th ऑल इंडिया व्हिप्स
कॉन्फ्रेंस। ओके, जो हमारा चौथा ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, व्हिप कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर यानी कि उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से यूथ पार्लियामेंट शुरू की गई थी। ओके, ये याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके मेन एम्स क्या है, ओके, टारगेट क्या है। So its objectives are to acquaint the younger generations with practices and procedures of the parliament, यानी कि जो यंगर जनरेशन है उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर करना, उनको बताना, ओके, उनको एक्वेंट करना। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस कल्टिवेटिंग कैरेक्टर इन द माइंड्स ऑफ यूथ। तो ये जो एक प्रोसेस होता है, ये जो एक थिंकिंग होता है, उसको यूथ जो है हमारे कंट्री के उनके माइंड में इम्बाइब करने के लिए, ओके, द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस। ओके, ये जो प्रोसेस हैं इन्हें यूथ के दिमाग में, जितने भी हमारे कंट्री के यूथ हैं उनके दिमाग में फीड करने के लिए, इम्बाइब करने के लिए इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटो है। ओके, तो इनकलकेट इन द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। ओके, बेसिकली देखिए जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, द बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड एनेबल देम टू एक्वायर ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि हमें जो कंट्री के जो फ्यूचर है, ओके, प्रेजेंटली जो यूथ जनरेशन चल रहे हैं, तो उनको पार्लियामेंट से जुड़ी सारी बातें, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी सारी बातें, डेमोक्रेसी के वैल्यूज, डिसिप्लिन, फिर टॉलरेंस, ये जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, ओके, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी बातें उनको अंदर इम्बाइब करने के लिए, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये जो यूथ पार्लियामेंट की गठन की गई है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड यूथ पार्लियामेंट। और इसका जो ट्रेनिंग होता है डिफरेंट स्टेट्स में होता है, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट इसे अगर इम्प्लीमेंट किए हैं अपने स्टेट्स में, तो जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो सारी कुछ कंट्रोल करते हैं, जो इनके एनकरेजमेंट हो गया या फिर ट्रेनिंग प्रोसेस जो होता है। ओके, तो ये है यूथ पार्लियामेंट। आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो होता है, उसके बारे में देखते हैं कैसे उसका प्रोसेस, एंटर प्रोसेस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, देखते हैं। द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज आइडेंटिकल इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है वो दोनों हाउसेस में सेम होता है, ओके, सिमिलर होता है एग्जैक्टली। जो लोकसभा में होता है वही राज्यसभा में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एवरी बिल हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन ईच हाउस। तो जो भी प्रोसेस होगा फर्स्ट हाउस में, यानी कि लोकसभा में जो भी प्रोसेस होगा, एक बिल को एक्ट बनने के लिए जिस भी सारी स्टेजेस देके पास करना पड़ेगा, सेम दूसरे हाउस में भी बिल के साथ वही होगा, यानी कि वही सब स्टेजेस देके पास करना पड़ता है। ओके, तो द प्रोसीजर और द मेथड इज सेम इन बोथ हाउसेस। नेक्स्ट, ए बिल इज प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एंड इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ व्हेन ड्यूली एनेक्टेड। यानी कि देखिए जब इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि इंट्रोड्यूस होता है, उसे बिल कहा जाता है। कोई भी एक स्कीम, कोई भी एक पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करना चाहती है, तो उसके लिए वो पहले एक बिल लेके आएंगे। जब वो इंट्रोड्यूस होगा तभी उसे बिल कहा जाएगा, और पास होने के बाद उसे एक्ट या फिर लॉ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट आर ऑफ टू टाइप्स। जनरली जो बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में वो दो प्रकार के होते हैं, एक है पब्लिक बिल्स और दूसरा है प्राइवेट बिल्स। ओके, तो इसके बारे में आगे हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट बिल्स में। ओके, तो अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। Next, though both are governed by the same general procedure and pass through the same stages in the house, they differ in various respects। यानी कि ये जो पब्लिक बिल्स और प्राइवेट बिल्स होते हैं, बोथ आर गवर्न बाय द सेम जनरल प्रोसीजर, यानी कि सेम प्रोसेस में इंट्रोडक्शन होगा, उसका जो बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस भी सेम होगा, बट उसके थोड़े से कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ओके, डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड, तो वो बातें आज हम अभी देखेंगे हम आगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल्स एंड द प्राइवेट बिल्स। ओके, देखते हैं। तो ये देखिए, जो पब्लिक बिल होता है इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट इन द पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर। तो पब्लिक बिल जो होता है वो जनरली एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है, बट द प्राइवेट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी दूसरे मेंबर होगा जो कि मिनिस्टर नहीं होंगे। जो मेंबर मिनिस्टर नहीं है, अगर वो एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाएगा, और मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे पब्लिक बिल कहा जाएगा। इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो पब्लिक बिल होता है उसमें गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज के बारे में जनरली बिल्स होते हैं। ओके, बट प्राइवेट बिल में क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो जनरली प्राइवेट बिल जो होता है वो अपोजिशन पार्टी इन जनरल इंट्रोड्यूस करते हैं, और उनके जो यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर्स। कोई भी अगर पब्लिक मैटर है जो कि स्टेट जो रूलिंग पार्टी या फिर गवर्नमेंट जो है उसे ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर वो एक पब्लिक बिल यानी कि एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे
अटेंशन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर लॉज बनाने के लिए। ओके, तो इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। सिमिलरली अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, इट इज ए ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट, बिकॉज देखिए ये एक मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे, यानी कि रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी है, तो इसके पास एक ग्रेटर चांस है अप्रूव होने की। ओके, यानी कि पब्लिक बिल जो होता है उसका ज़्यादा चांसेस रहता है अप्रूव हो जाने की। ओके, बट अगर हम प्राइवेट बिल की बात करें तो इट हैज़ लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड। ओके, बिकॉज अगर मेजोरिटी होगा, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उसका ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, तो इसके हिसाब से उसका जो होता है लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड्स टू इट्स रेजिग्नेशन। यानी कि अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपका पब्लिक बिल रिजेक्ट हो जाता है, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? इट मीन्स वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, यानी कि जो मेंबर्स हैं, जनरली हाउस के जो मेंबर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है गवर्नमेंट के ऊपर और पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस चाहिए। और फाइनली अल्टीमेटली अगर इसका जो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस में देखें तो इट में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को रिजाइन भी देना पड़ सकता है अगर आपका एक पब्लिक बिल पास नहीं हो रहा है। ओके, इट इज डज नॉट गेट अप्रूव्ड। बट प्राइवेट बिल के केस में ऐसे नहीं होता, इसका कोई भी इम्प्लीकेशंस नहीं रहता, अगर क्योंकि इनका तो जो होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी रहता है, उनका मेजोरिटी नहीं रहता ज़्यादातर, और मेजोरिटी नहीं होने के कारण वो बिल जो अप्रूव होने का चांस वो बहुत कम रहता है, तो इसलिए इसका कोई इम्प्लीकेशंस नहीं रहता। इट्स रिजेक्शन हैज नो इम्प्लीकेशन, रिजेक्ट होने से भी कोई मतलब नहीं होता। ओके, ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स रेजिग्नेशन, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस। अगर आपको एक पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करना है तो 7 दिन का पहले एक नोटिस इशू करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ओके, सो इट इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस। तो अगर आपको प्राइवेट बिल करवाना है इंट्रोड्यूस तो 1 month का नोटिस, प्रायर नोटिस, और पब्लिक बिल के केसेस में 7 days नोटिस। ओके, ये याद रखिए, डिफरेंस होता है। इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, यानी कि जो पब्लिक बिल होता है वो पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, जो भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे वो कंसल्ट करेंगे पहले लॉ डिपार्टमेंट के साथ, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो ड्राफ्ट करेंगे अपना बिल और इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट बिल होता है ये एक पर्टिकुलर मेंबर जो कि इंट्रोड्यूस करेंगे उनका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसल्ट जो इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। आगे देखते हैं, बिल्स जो होते हैं जनरली टाइप्स ऑफ बिल्स की अगर हम बात करें, कंसिडर करें, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ओके, तो ये 4 टाइप के बिल्स होते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं? कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। तो फाइनेंशियल सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैटर के अलावा कोई भी दूसरा मैटर हो उसको हम ऑर्डिनरी बिल्स कह सकते हैं, उससे रिलेटेड जो बिल होगा उसे हम ऑर्डिनरी बिल्स के अंडर रखेंगे। सिमिलरली मनी बिल्स जो होता है, इट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स। जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं जैसे कि टैक्सेशन हो गया, आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये इन सारी मैटर्स, इन सारी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई बिल है तो उसे हम मनी बिल कहेंगे। जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो भी फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड ही होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स, यानी कि इनके बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे जब मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि जो मनी बिल्स होता है वो भी फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल बिल्स भी फाइनेंशियल मैटर के ऊपर बेस्ड होता है, बट इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होता है, कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। तो दिस आर बेसिकली फॉर द 4 टाइप्स ऑफ बिल्स। ओके, तो पहला देखते हैं हमारे ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। ऑर्डिनरी बिल्स और उसका इंट्रोडक्शन प्रोसेस पूरा एंटर, एक बिल के इंट्रोडक्शन से लेकर लॉ बनने तक की पूरा एंटर प्रोसेस देखेंगे। ओके, देखते हैं। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द 5 स्टेजेस इन पार्लियामेंट। तो जो भी बिल आपको ऑर्डिनरी बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो उसे 5 स्टेजेस, 5 स्टेप्स में से होकर पास होना पड़ेगा, 5 स्टेजेस। ओके, तो वो 5 स्टेज होते हैं, क्या है देखते हैं। पहला जो स्टेज है वो है फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ओके, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये 3 स्टेज। फिर उसके बाद जो बिल होता है वो दूसरे हाउस में जाता है, बिल इन द सेकेंड हाउस, और फाइनली द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि ये जो 5 स्टेप आप देख रहे हैं, 5 स्टेजेस देख रहे हैं, इससे होकर कोई भी बिल्स को जाना पड़ता है, तभी वो एक्ट बन सकता है नॉर्मली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। ओके, तो 1 by 1 ये सारी प्रोसीजर्स देखेंगे, उसके अंदर होता क्या है, फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है, सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, एंड फाइनली थर्ड रीडिंग, सेकेंड हाउस में जाने के बाद क्या होता है, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब अभी हम देखेंगे आगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट रीडिंग के बारे में देखते हैं। पहले फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है देखिए,
An ordinary bill can be introduced in either house of the parliament, either by a minister or any other member. देखिए, तो एक जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है किसी भी हाउस में, एनी हाउस, एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बाय ए मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर, कोई भी मेंबर इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट, द मेंबर्स हु वांट टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस. कोई भी अगर मेंबर उसे उन्हें अगर कोई बिल, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो लीव ऑफ द हाउस मांगेंगे. ओके, हाउस से लीव मांगेंगे पहले. फिर when the house grants the leave to introduce the bill, the mover introduces it by reading its titles and objectives. जब भी आपका अगर लीव ग्रांट हो गया है बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसी पर्टिकुलर मेंबर को अगर लीव ग्रांट हो गया, तो इन दैट केस वो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बिल को. कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? द मूवर इंट्रोड्यूसेस इट बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उसके टाइटल जो भी होगा, ओके, उसे पढ़ेंगे और उससे जुड़ी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका मेन टारगेट पॉइंट क्या है, मेन एम क्या है, वो सारी बातें वो पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस करके. ओके, रीडिंग करेंगे. फिर नो डिस्कशन ऑफ द बिल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज. तो जो पहला रीडिंग होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है ऑर्डिनरी बिल का, उसमें कोई भी डिस्कशन नहीं रहता है. ओके, ओनली द इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट, लेटर द बिल इज पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया. यानी कि ये जो लीव मिल गया, उसके बाद इंट्रोड्यूस हो गया बिल, यानी कि टाइटल्स और ऑब्जेक्टिव्स की रीडिंग हो गया. उसके बाद क्या होता है, जो बिल होता है उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है. यानी कि जो हमारे भारत के राजपत्र कहा जाता है, वहाँ पे पब्लिश होता है इससे. ओके, नेक्स्ट, इफ ए बिल इज पब्लिश इन द गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन. अगर इंट्रोड्यूस होने से पहले पब्लिश हो गया हो गैजेट ऑफ इंडिया में, तो लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल इज नॉट नेसेसरी. तो इन दैट केस आपको जो भी मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे उन्हें लीव ऑफ द हाउस ज़रूरत नहीं है. ओके, हाउस के लीव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है. ओके, गैजेट ऑफ इंडिया में. और फाइनली, द पॉइंट ऑफ बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन गैजेट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. तो ये जो एंटर प्रोसेस अभी हमने देखा, यानी कि बिल का इंट्रोड्यूस होना और गैजेट में पब्लिश होने तक, इसे ये पूरा स्टेज होता है हमारा फर्स्ट रीडिंग. ओके, फर्स्ट रीडिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल. उसके बाद देखते हैं सेकेंड रीडिंग के बारे में. सेकेंड रीडिंग के क्या सारे प्रोविजंस हैं देखते हैं. During this stage, the bill receives not only the general but also detailed scrutiny and assumes its final shape. तो ये सेकेंड रीडिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो होता है कि ये जो बिल होता है उसका डिटेल स्क्रूटिनी किया जाता है, चेक किया जाता है. ओके, एनालिसिस किया जाता है, तो कितना सही है, कितना गलत है, क्या सारे चेंजेस करने हैं, क्या सारे अमेंडमेंट्स करने हैं. तो ये सारी बातें होती है सेकेंड रीडिंग में. और फाइनली जो फाइनल शेप बनेगा बिल का, वो आता है सेकेंड रीडिंग के एंड तक. ओके, नेक्स्ट, Hence it forms the most important stage in the enactment of the bill. तो कोई भी ऑर्डिनरी बिल के एनेक्टमेंट में जो सेकेंड रीडिंग होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है. ओके, नेक्स्ट, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स 3 सब स्टेजेस. तो इसके अंदर जो सेकेंड रीडिंग होता है उसके 3 सब स्टेजेस भी होते हैं. ओके, पहला है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, दूसरा कमिटी स्टेज और तीसरा जो है कंसिडरेशन स्टेज. तो ये जो स्टेजेस हैं इसमें क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. पहला जो है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, सेकेंड रीडिंग का फर्स्ट सब स्टेज अगर हम कहें तो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन. उसमें क्या होता है देखते हैं. ओके, तो द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द बिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स. जैसे कि हमें पता है फर्स्ट स्टेज में बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो कॉपीज, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसके कॉपीज बनाए जाते हैं, प्रिंटिंग करके कॉपीज बनाए जाते हैं और सारे मेंबर्स जो होते हैं हाउस में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द बिल्स एंड इट्स प्रोविजंस आर डिस्कस जनरली बट नॉट द डिटेल्स. यानी कि ये जो स्टेज होता है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, इसमें उसके प्रोविजंस डिस्कस किए जाते हैं. ओके, बट ओवरऑल डिस्कशन होता है वही, यानी कि डिटेल में कोई भी डिस्कशन नहीं रहता. ओके, ये जो स्टेज है इसमें बिल्स के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर और प्रोविजंस के ऊपर है थोड़ा बहुत ओवरऑल डिस्कशन होते हैं. ओके, नेक्स्ट, एट दिस स्टेज द हाउस में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस. तो ये जो सेकेंड स्टेज के जो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो मीन्स बिल्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद, ये 4 में से कोई भी एक एक्शन ले सकते हैं जो हाउस के मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो हाउस होता है. ओके, देखते हैं क्या क्या सारे एक्शंस हैं. इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स्ड डेट. यानी कि ये जो डिस्कशन की बात है, सेकंड रीडिंग की बात अगर हम कंसिडर करें तो इमीडिएटली इसे कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, या फिर कोई दूसरा दिन फिक्स किया जा सकता है बिल को डिस्कशन करने के लिए या फिर आगे प्रोसेसिंग करने के लिए. ओके, इट में रेफर द बिल टू ए सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस, जो कि नॉर्मली होता है. ओके, ये जो सेकंड पॉइंट है ये नॉर्मली यूजुअली इन जनरल किया जाता है, जो कि एक जो हाउस होता है एक सिलेक्ट कमिटी, एक कमिटी बनाई जाती है और उसमें
उसी कमेटी को दिया जाता है उसे एनालिसिस करने के लिए, चेक करने के लिए। इट में रेफर टू ए बिल टू ए सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। तीसरा, इट में रेफर द बिल टू ए जॉइंट कमेटी ऑफ द टू हाउसेस। जो जॉइंट कमेटी होता है उसमें दोनों हाउसेस के मेंबर रहते हैं, और जो सिलेक्ट कमेटी रहते हैं उसी पर्टिकुलर हाउस के मेंबर रहते हैं जिसमें वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो आइदर वो एक सिलेक्ट कमेटी को दे सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, चेक करने के लिए, या फिर एक जॉइंट कमेटी को दे सकते हैं। ओके, इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। एक और एक्शन भी हो सकता है, बिल के ऊपर लिया जा सकता है, जो कि एक पब्लिक ओपिनियन के लिए इसे पब्लिश किया जा सकता है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन इसके ऊपर लिया जा सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सेकंड रीडिंग के जो पहला स्टेज है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। ओके, देखते हैं आगे। सेकंड रीडिंग का जो दूसरा सब स्टेज है, यानी कि कमिटी स्टेज, जब अगर एक सिलेक्ट कमिटी को दिया जाता है बिल, ओके, तो उस केस में क्या होता है। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू रेफर द बिल टू सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस। जनरली जो होता है एक सिलेक्ट कमिटी को बिल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दिस कमिटी एग्जामिन्स द बिल थॉरोली एंड इन डिटेल्स क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि जो कमिटी जिसे ये सौंपी गई है तो वो क्या करेंगे, इसे एग्जामिन करेंगे, एनालिसिस करेंगे डिटेल में। ओके, पार्ट बाय पार्ट, क्लॉज बाय क्लॉज, पूरे उसके ऊपर थॉरोली एग्जामिन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इट। तो ये जो कमिटी स्टेज में होगा, जो जिस कमिटी को भी ये सबमिट दिया गया होगा, वो क्या कर सकते हैं, इसके प्रोविजंस को अमेंड भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट इसका जो मेन प्रिंसिपल्स है, मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसे चेंज किए बगैर। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन द कमिटी रिपोर्ट्स द बिल बैक टू द हाउस। अगर वो कमिटी का जो भी अमेंडमेंट हो गया हो, अगर एग्जामिनेशन खत्म हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, हाउस को वापस रिपोर्ट कर देंगे, यानी कि हाउस को वापस दे देंगे बिल। ओके, उसके बाद जो है थर्ड सब स्टेज आएगा, यानी कि कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है, देखते हैं। द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल कंसिडर्स द प्रोविजंस क्लॉज बाय क्लॉज। ओके, अमेंडमेंट हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द बिल बाय द कमिटी, बाय द सिलेक्ट कमिटी, वो लोग सबमिट कर देंगे बिल हाउस में, और उसके बाद क्या करेंगे, जब बिल को कंसिडर किया जाएगा। ओके, बिल की जो प्रोविजंस होंगे उसे कंसिडर किया जाएंगे क्लॉज बाय क्लॉज, पार्ट बाय पार्ट। ओके, ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। तो जो जितने सारे पार्ट होंगे उसके अंदर, जितने सारे प्रोविजन से रिलेटेड जो भी सारे क्लॉजेस होंगे, सबके ऊपर डिस्कशन होगा और उसके ऊपर वोटिंग होगी सेपरेटली। ओके, हर एक क्लॉज के लिए सेपरेट वोटिंग। Next, the members can also move amendments and if accepted, they become part of the bill. अगर इस डिस्कशन के दौरान कोई भी अगर मेंबर कोई एक अमेंडमेंट्स चाहते हैं, कोई चेंजेस चाहते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। अगर वो अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बिल का एक पार्ट बन जाएगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड रीडिंग के बारे में देखते हैं, जो कि तीसरा स्टेज है फॉर द बिल। ओके, नेक्स्ट, at this stage the debate is confined to the acceptance or rejection of the bill as a whole and no amendments are allowed. तो अगर हम थर्ड रीडिंग की बात करें, जो तीसरा स्टेज है हमारा, उसके अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जो बिल है वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। ओके, एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, इसी स्टेज में डिसाइड होता है, और इसी स्टेज में कोई भी अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं रहता। जो भी अमेंडमेंट्स करने होते हैं वो सेकंड स्टेज में ही करने पड़ते हैं। ओके, अगर थर्ड रीडिंग हो जाए तो उसे में और कोई अमेंडमेंट्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, if the majority of the members present and voting accept the bill is regarded as passed by the house. अगर मेजोरिटी मिल जाता है, वोटिंग मिल जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके अगर मेजोरिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को, देन इट इज रिगार्डेड एज पास, तो उसे पास कंसिडर किया जाएगा। ओके, देयरआफ्टर द बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। उसके बाद क्या होता है, जो भी हाउस होंगे उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे, जैसे कि लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में जो हमारे चेयरमैन रहेंगे, वो उनके अप्रूवल की जरूरत होती है, तो वो उनके द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाएगा फॉर कंसिडरेशन और एंड अप्रूवल। ओके, नेक्स्ट, बिल इन द सेकंड हाउस। तो उसके बाद जो है फोर्थ स्टेज में जाएगा, यानी कि सेकंड हाउस को जाएगा। अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा में आएगा, तो दूसरे हाउस को भेजा जाएगा उसके बाद। ओके, तो दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ ए बिल बिकमिंग ए लॉ और एक्ट। ओके, देखते हैं इसमें क्या होता है बिल्स इन द सेकंड हाउस। इन द सेकंड हाउस ऑल्सो द बिल इज पास थ्रू ऑल द स्टेजेस। तो दूसरे हाउस में जाने के बाद भी अभी हमने जो पहला तीन स्टेजेस देखे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ये तीन प्रोसेस वहां पे भी किए जाएंगे उस बिल के ऊपर। ओके, ये तीन प्रोसेस करने के बाद देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर दिस हाउस। तो उसके बाद 4 वे होता है, 4 अल्टरनेटिव्स होता है सेकंड हाउस के पास कि वो क्या करेंगे वो बिल का। तो पहला जो है, इट में पास द बिल एज सेंट बाय द हाउस, मींस विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी चेंजेस। जैसे कि पहले हाउस से दूसरे हाउस में गया था, उसे के हिसाब से पास कर देंगे उसको। ओके, दूसरा जो होता है, इट में पास विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट फॉर द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। अगर कुछ अमेंडमेंट करते हैं सेकंड हाउस में तो उसे रिकंसिडर करने के लिए फर्स्ट हाउस में वापस भेज सकते हैं। ओके,
तीसरा जो है इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, यानी कि उसे पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट भी किया जा सकता है बिल को। और चौथा जो है इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, यानी कि कोई एक्शन ना लिए बिना उसे पेंडिंग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, कोई एक्शन नहीं लेंगे उसके ऊपर। ये 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो सेकंड हाउस होता है उसके पास। ओके, तो इससे जुड़े और कुछ प्रोविजंस है, देखते हैं जब भी हाउस सेकंड बिल सेकंड हाउस में जाते हैं। देखिए इसमें जो है इफ द सेकंड हाउस पासेस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, देखिए ये जो हम 4 ऑल्टरनेटिव्स देखे अभी, वो 4 ऑल्टरनेटिव में क्या क्या हो सकते हैं, उसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। ओके, देखते हैं। अगर जो हमारा सेकंड हाउस है वो पास कर देते हैं बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट किए बिना अगर पास कर देते हैं, या फिर जो भी अमेंडमेंट करते हैं उसे अगर फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, अगर फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस और द हाउस डज नॉट the house passed the bill without any amendment, second house. Okay, the bill is deemed to have been passed, अगर ऐसा होता है तो in that case the bill is considered to be passed, वो पास हो गया है। okay, both the house and is sent to the president for his signature, तो फिर उसे पास्ट कंसिडर करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है उनके सिग्नेचर के लिए। ओके, बट अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, देखिए ऑन द अदर हैंड इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट्स एंड सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस और द सेकंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर और द सेकेंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ्स, यानी कि बाकी जो 3 केसेस हैं, यानी कि जिस केस में क्या होता है अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं, जो फर्स्ट हाउस है वो अमेंडमेंट रिजेक्ट कर देते हैं सेकंड हाउस के, या फिर जो सेकंड हाउस होता है वो बिल को ही रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, या फिर कोई एक्शन नहीं लेते हैं बिल के ऊपर एटलीस्ट 6 मंथ्स तक। ओके, तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे कि एक डेडलॉक हो गया है, इट इज़ बीन कंसिडर्ड दैट ए डेडलॉक हैज़ टेकन प्लेस, और उस केस में एक जॉइंट सेटिंग बुलाई जाएगी। ओके, देखते हैं। तो टू रिजॉल्व सच ए डेडलॉक ए प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस, तो अगर ऐसा डेडलॉक हो जाता है, इस इन्हीं में से कोई केस आ जाता है, देन इन दैट केस उसे एक डेडलॉक कंसीडर किया जाएगा और प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति हैं एक जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। ओके, जिसमें कि 2 हाउसेस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और एक जॉइंटली एक मीटिंग बैठेगा। ओके, देखते हैं। If the majority of members present and voting in the joint sitting approves the bill is deemed to have been passed by both the house। अगर वो जो joint sitting है उसमें उसके जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं अगर मिल जाता है इस वोट बिल को, ओके, दैट मीन्स द बिल इज सेड टू बी पास्ड। अगर नहीं मिलता देन इन दैट केस इट एंड्स। ओके, तो अगर जॉइंट सिटिंग में मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं देन इट इज अप्रूव्स द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेज। फाइनली जो स्टेज है एंड जिसके बाद वो एक्ट बनेगा वो है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत। ओके, देखते हैं। Every bill after being passed by the houses either singly or a joint sitting is presented to the president for his assent। कोई भी बिल दोनों हाउस के बाद पास होने के बाद, दोनों हाउस से पास होने के बाद either सिंगली और जॉइंट सिटिंग के हिसाब से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा टू रिसीव हिज assent। ओके, देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव्स बिफोर द प्रेसिडेंट। इसमें भी प्रेसिडेंट जो है उनके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला जो है ही मे गिव द एसेंट टू द बिल, वो एसेंट दे देंगे। दूसरा जो है ही मे विथ होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, विथहेल्ड कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं अपना एसेंट। तीसरा जो है यू मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, यानी कि रिकंसिडर करने के लिए वापस हाउसेस में भेज सकते हैं वो बिल। ओके, ये 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं राष्ट्रपति जी के पास। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक। अगर प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति एसेंट दे देते हैं देन इन दैट केस वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा और उसे हम स्टैट्यूट बुक जो है यानी कि स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से कंसिडर किए जाएंगे। ओके, एक लॉ बन जाएगा वो। अगर वो देखते हैं इफ यू विथहोल्ड्स हिज एसेंट, अगर वो विथहेल्ड करते हैं इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, यानी कि अगर वो अपना एसेंट नहीं देते हैं देन इन दैट केस क्या होता है, वो जो बिल होगा वो एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन सकता। ओके, finally if it is written for reconsideration and if it is passed by both the houses again with or without amendments and presented to the president for decision, the president has to give his assent। यानी कि देखिए लास्ट जो पॉइंट इसमें क्या है, अगर प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए और उस केस में अगर इफ इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउस अगेन रिकंसिडर करने के लिए अगर भेजा गया है और उसमें कोई अमेंडमेंट्स हुआ भी हो या नहीं भी हुआ हो, ओके, कोई भी चांसेस हो सकते हैं और उससे फिर से पास किया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा देन और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, देन इन दैट केस द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट। तो इन दैट केस द प्रेसिडेंट इज कंपल्सरी टू गिव हिज एसेंट। ओके, इज बाउंड। तो ये जो फाइनल लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट होता है, जब भी प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं उसके बाद अगर दोनों हाउसेस से पास होके गया है फिर से प्रेसिडेंट के पास, देन इन दैट केस द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। ओके, मे बी जो रिकंसिडर करने के लिए कहे थे प्रेसिडेंट वो किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो, यानी कि अमेंडमेंट्स नहीं भी किए जाएंगे तो भी वो उन्हें एसेंट देना पड़ेगा। ओके,
तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डिनरी बिल्स बिकमिंग एक्ट्स और लॉज। ओके, तो आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर टू आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।